इनसे मिलिए ये हैं कनक। कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर एक ऑफिस में प्राइवेट जॉब करती हैं। पैसे बचाने के लिए मेडिकल स्टोर तक पैदल जा रही हैं। मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेकर जल्दी जल्दी कनक अपने घर पहुंचती है और अपनी माँ के पास बैठकर कहती है, ये लो माँ, मैं तुम्हारी दवाइयाँ ले आई हूँ। और हाँ माँ, समय पर खाया करो। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं दवाइयाँ खा लूंगी। जब से तेरे पिताजी दुनिया से गए हैं, तूने और तेरे भैया ने ही घर को संभाल रखा है। तुम दोनों ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। माँ, मैं रसोई के लिए भी कुछ सामान ले आई हूँ, मैं भाभी को दे देती हूँ। अब कनक रसोई में जाती है जहाँ उसकी भाभी सोनम खाना बना रही थी। कनक एक सामान का पैकेट सोनम को देते हुए कहती है, ये लो भाभी, आपने बताया था ना कि कुछ मसाले और तेल खत्म हो गए हैं, मैं ये ले आई हूँ। अच्छा किया तुमने जो ला दिया। तुम तो राशन और सामान लाकर एहसान जता देती हो, और मैं सारा दिन जो घर में खाना बनाती हूँ, घर की सफाई करती हूँ और माँ जी की सेवा करती हूँ, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं करता। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, अगर मैं ऑफिस नहीं जाती तो मैं भी घर के कामों में आपकी मदद करती, लेकिन कमाना भी तो जरूरी है ना। हाँ, वैसे तो सारे काम जरूरी हैं, बस इस घर में एक मैं ही हूँ जो किसी के लिए जरूरी नहीं हूँ। ओ भाभी, अब ऐसा भी क्या गुस्सा। अच्छा, कल संडे है ना, कल मैं सारा काम कर लूंगी, कल आप सारा दिन आराम करना, अब तो खुश हो जाओ। अगले दिन कनक सुबह ही उठ जाती है और सबसे पहले वो पूरे घर में झाड़ू लगाती है। उसके बाद पोछा लगाती है और फिर रसोई की साफ सफाई करके सभी के लिए नाश्ते में पोहा और चाय बनाती है और हॉल में सभी के लिए पोहा और चाय लेकर आती है। सभी लोग पोहा खाने लगते हैं। पोहा खाते हुए अमर कहता है, सोनम, आज तो कनक ने सारा काम संभाल रखा है, तो तुम्हें तो आराम ही आराम है। भला ऐसी नंद किस्मत वालों को ही मिलती है। अजी, आपको तो अपनी बहन के ही काम दिखाई देते हैं, बस वो सिर्फ संडे को काम कर रही है। हर दिन तो सारा काम मैं ही करती हूँ और उसके बदले में मुझे मिलता क्या है, सिर्फ 2 रोटी। सोनम, तुम्हारी तो जैसे शिकायत करने की आदत ही हो गई है। वो बेचारी कमाती भी है तो खुद पर तो कोई खर्च नहीं करती, सारा पैसा घर में खर्च कर देती है। अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। बहु कुछ दिनों की बात है, फिर कनक की भी किसी अच्छी जगह शादी हो जाएगी और वो चली जाएगी, फिर आखिर तो तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। गोमती के डांटने पर सभी लोग चुप हो जाते हैं। सभी चाय और पोहा खा लेते हैं। कनक खाना बनाने के लिए चली जाती है। उसने दाल, चावल, आलू मटर की सब्जी, पूड़ी और हलवा भी बनाया था। वो सभी के लिए खाना परोसती है। सभी खाना खाने लगते हैं। तब कनक कहती है, माँ, सरिता ससुराल से घर आई हुई है, मैं चाची के घर जा रही हूँ। मैं सरिता से मिल भी लूंगी और उसे ये खाना भी खिला दूंगी। हाँ कनक, चले जा। वैसे भी मैंने सुना है कि सरिता अपना ससुराल छोड़ कर आ गई है। ये क्या कह रहे हैं भैया? उसके ससुराल वाले तो बहुत अमीर थे और जीजू भी बहुत अच्छे थे। ये सब तो मुझे नहीं पता, तो खुद ही जाकर क्यों नहीं पूछ लेती। अब कनक एक थाली में सरिता के लिए खाना निकालती है और सरिता के यहाँ जाती है। कनक सरिता के यहाँ पहुंचकर अपनी चाची से कहती है, चाची, सरिता कहाँ है? मैं उसके लिए खाना लेकर आई हूँ। बेटा, सरिता अपने रूम में है। अब कनक खाना लेकर सरिता के रूम में जाती है। वो देखती है कि सरिता गुमसुम होकर अपने बेड पर बैठी है। कनक टेबल पर खाना रख देती है और सरिता के पास जाकर कहती है, क्या हुआ सरिता, तू इतनी उदास क्यों है? सुना है तू ससुराल से वापस आ गई, कोई बात है क्या? मुझे तो बता। सरिता कनक से गले लगकर रोने लगती है और कहती है, कनक, मैं अपना ससुराल हमेशा के लिए छोड़कर आ गई हूँ। लेकिन क्यों सरिता? जीजू तो बहुत अच्छे हैं ना? तेरे जीजू बहुत अच्छे, लेकिन मेरी 4 नंदे हैं और उन्होंने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया था। मुझसे इतना काम करवाती थी और मुझे समय पर खाना भी नहीं देती थी। साथ में मुझे सारा दिन सुनाती थी, एक बात याद रखना कि जहाँ नंदे हो वहाँ शादी मत करना, नंदे अच्छी नहीं होती। ठीक है सरिता, सबसे पहले तो तू खाना खा ले। भूखे रहना किसी बात का हल नहीं है। कनक सरिता को बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती है, उसे बहुत तसल्ली देती है, फिर अपने घर लौट आती है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन कनक ऑफिस से घर लौट रही थी, तभी उसकी फ्रेंड निशा उससे मिलती है और कहती है, अरे कनक, कहाँ रहती है तू? घर भी जाओ तो मिलती ही नहीं है। अरे निशा, कैसी है तू? बहुत दिनों बाद मिली। क्या बताऊँ यार, तुझे तो पता है कि मैं जॉब करती हूँ, इसीलिए नहीं मिल पाती। यार तूने कॉलेज भी बीच से छोड़ दिया, उसके बाद तो जैसे तू गायब ही हो गई। अच्छा चल, साथ मिलकर पानी पूरी खाते हैं और बीते दिनों को याद करते हैं। निशा और कनक पानी पूरी के ठेले से पानी पूरी खाने लगती हैं और बातें करने लगती हैं। तभी वहां एक छोटी बच्ची आती है और कनक का मुंह देखने लगती है। कनक उसे अपने हिस्से की पानी पूरी देते हुए कहती है, ये लो बेटा, तुम खा लो। वो बच्ची पानी पूरी लेकर खा लेती है, लेकिन तभी कनक देखती है कि उसे ठंड लग रही है और वो ठंड से कांप रही है। कनक अपना स्वेटर उतार कर उसे पहना देती है। वो बच्ची कनक को धन्यवाद देकर वहां से चली जाती है। दूर खड़ा विशाल ये सब कुछ देख रहा था। रात को विशाल अपने घर आता है और वो अपने मन में सोचता है,
कितनी अच्छी थी वो लड़की, कितना दया भाव था उसके मन में। उसने अपने हिस्से की पानी पूरी भी उस गरीब लड़की को खिला दी और अपनी स्वेटर भी उसे पहना दी। अगर उससे मेरी शादी हो जाए तो मैं जीवन भर खुश रहूंगा। यही सोचकर विशाल निशा को फोन लगाता है और कहता है, निशा, तेरे साथ जो लड़की थी ना, वो मुझे बहुत पसंद है, तू उससे मेरे रिश्ते की बात चलाना। शुक्र है विशाल कि तुझे कोई लड़की तो पसंद आई। वैसे कनक बहुत अच्छी लड़की है। मैं कल ही उसके घर जाकर आंटी से कनक और तेरी शादी की बात करती हूँ। ऐसे कहकर निशा फोन रख देती है। अगले दिन निशा कनक के घर जाती है। कनक घर पर नहीं थी। निशा कनक की माँ से कहती है, आंटी, विशाल बहुत अच्छा लड़का है। वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। कॉलेज में मेरा सीनियर था। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। अंकल आंटी के सिवा घर में उसकी 4 बहनें हैं। निशा बेटा, बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन 4 नंदों वाले घर में शादी करना क्या सही होगा? नंदे भाभियों को बहुत परेशान करती हैं। वैसे आंटी, मैं विशाल की 4 बहनों को जानती हूँ, वो बहुत अच्छी हैं। फिर भी आप सोच समझकर मुझे कॉल कर दीजिएगा। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ। निशा ऐसा कहकर चली जाती है। तभी वहां खड़ी सोनम अपने मन में सोचती है, अच्छा ही है कनक का रिश्ता 4 नंदों वाले घर में हो जाए। जब 4 नंदे मिलकर उसे परेशान करेंगी तब उसे समझ में आएगा कि अपनी भाभी पर सारा काम अकेले छोड़कर ऑफिस जाना कितनी गलत बात है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सासू माँ और मेरे पति मिलकर इस रिश्ते के लिए मना कर दे। मैं इन्हें मनाती हूँ। सोनम ऐसा सोच ही रही थी कि तभी अमर भी वहां आ जाता है। गोमती अमर को सारी बातें बताती है। तभी सोनम कहती है, माँ जी, अमर, ऐसे रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं और निशा बता रही थी कि वो उनकी जान पहचान के लोग हैं और वो सारे लोग बड़े अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता कि नंदों की वजह से इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। वैसे भी नंदे अच्छी होती हैं। अब मेरी ही नंद को देख लो, कितनी अच्छी है। सोनम की बात सुनकर गोमती और अमर दोनों मान जाते हैं। शाम को जब कनक घर आती है तो उसकी माँ उससे कहती है, बेटा, निशा तेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई थी। मैंने उसे हाँ कह दिया है। अगले दिन विशाल अपने परिवार वालों के साथ कनक को देखने आता है और विशाल के साथ विशाल की 4 बहनें भी आती हैं। कनक सभी को बहुत पसंद आती है। विशाल की माँ शिवानी कहती है, बहन जी, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। बहन जी, हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का समझिए। इस तरह शिवानी और गोमती मिलकर दोनों का रिश्ता तय कर देती हैं। उनके जाने के बाद कनक अपनी माँ से कहती है, माँ, तुमने देखा नहीं कि उस लड़की की 4 बहनें हैं? तो क्या हुआ? निशा कह रही थी कि उसकी बहनें भी अच्छी हैं। तेरी शादी वहीं होगी अब। कनक दरवाजे पर गृह प्रवेश के लिए खड़ी थी। तभी उसकी बड़ी नंद नीता आरती उतारते हुए कहती है, आओ आओ कनक भाभी, हमारे घर में आपका स्वागत है। अब कनक कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। उसकी बाकी तीनों नंदें कनक पर फूल डालती हैं और तालियां बजाती हैं। तब नैना कहती है, भाभी, शादी में आपसे ज्यादा बात नहीं हो पाई, इसीलिए मैं आपको सबसे मिलवा देती हूँ। ये आपकी बड़ी नंद है, नीता दीदी। ये ऑफिस में जॉब करती है। मेरा नाम है नैना और मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में हूँ। और ये है खुशी, ये कॉलेज के 2nd ईयर में है। और ये है सबसे छोटी गीता, ये 11th क्लास में है। कनक अपनी 4 नंदों को देखकर मुस्कुराती है। तभी कनक के ससुर कहते हैं, अरे, अब सारी बातें आज ही कर लोगी या कल के लिए भी कुछ छोड़ोगी? हाँ कनक बेटा, अपने कमरे में जाकर आराम करो, बाकी बातें कल करना। कनक अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगले दिन कनक सुबह उठती है और तैयार होकर हॉल में आती है जहां सभी लोग बैठे हुए थे। उसे देखकर उसकी बड़ी नंद नीता कहती है, हाँ भाभी, आज तो आपकी पहली रसोई की रस्म है। आपको खाना बनाना तो आता है ना? माँ ने कुछ पड़ोस वालों को भी खाने पर बुला लिया है, तो आप जाकर खाना बना लो और हम लोग मेहमानों के आने से पहले डेकोरेशन कर लेते हैं। नीता दीदी, मैं जाकर केक ले आती हूँ। बताओ भाभी, आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है? कोई भी चलेगा नैना, तुम अपनी पसंद से ले आना। मैं ऐसा करती हूँ कि बलून से हॉल सजा देती हूँ। भाभी, ये लोग डेकोरेशन का काम कर रहे हैं तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे, अब सब लोग बातें ही करते रहोगे या काम भी करोगे? सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। कनक रसोई में जाती है और खाना बनाने में लग जाती है। गीता उसकी मदद करने लगती है। थोड़ी देर बाद शिवानी वहां आती है और कहती है, गीता बेटा, तुम लोगों ने सारी तैयारियां की, लेकिन मेहमानों के लिए आग जलाना तो भूल ही गई। ठंड का मौसम है, जाओ और जल्दी जाकर आग जलाकर रख लो, मेहमान आते ही होंगे। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। गीता वहां से चली जाती है और कनक मन में सोचती है, ठंड में इतना सारा काम है रसोई में, लेकिन फिर भी मेरी 4 नंदों ने मुझे अकेला ही छोड़ दिया है। इन्होंने तो अभी से दिखा दिया कि नंद अपनी नहीं हो सकती। यही सोचते हुए कनक ठंड से कांपते हुए सारा खाना बना लेती है। तब तक सभी मेहमान भी आ चुके थे। अब कनक की बड़ी नंद नीता कनक के पास आती है और कहती है, भाभी, आपका खाना बन गया है ना? मेहमान आ गए हैं, चलो हम केक काटते हैं। नीता दीदी, मैं भाभी को तैयार करके लाती हूँ।
अब नैना अपनी भाभी को कमरे में लेकर जाती है और मेकअप करती है, उसे एक अच्छा सा साड़ी पहनाती है, फिर उसे बाहर ले आती है जहां सभी मेहमान बैठे हुए थे। कनक और विशाल दोनों मिलकर केक काटते हैं। सभी मेहमान कनक की बहुत तारीफ करते हैं और उसके बाद चारों नंदे और कनक सभी मिलकर मेहमानों को खाना खिलाते हैं। पड़ोस की कविता ये सब देखकर कहती है, बाहू तुम बड़ी ही खुशनसीब हो कि तुम्हारी 4 नंदे हैं और चारों अपनी भाभी से बड़ा ही प्यार करती हैं। उनका प्यार दिखाई दे रहा है। अब इनको कौन बताए कि ये तो कहने की बातें होती हैं। नंदे तो नंदे होती हैं, उनको तो अपनी भाभी से निकालना दुश्मनी ही होता है। सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं और कनक भी अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगले दिन कनक सुबह 5 बजे ही उठ जाती है। विशाल कनक को उठता देखकर उससे कहता है, क्या बात है कनक, तुम इतनी सुबह क्यों उठ गई? दरअसल विशाल, मुझे घर का सारा काम खत्म करके ऑफिस भी जाना है। जल्दी नहीं उठूंगी तो घर का काम कैसे खत्म होगा, और ऑफिस के लिए लेट हो गई तो बॉस मुझ पर गुस्सा करेगा। अब कनक शॉल ओढ़कर कांपते हुए सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगाती है, उसके बाद वो पूरे घर में पोछा लगाती है, फिर रसोई में जाकर सभी के लिए खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद बर्तन साफ करती है। तभी शिवानी वहां पर आती है और कहती है, ये क्या बहू, तुमने अकेले ही उठकर सारा काम कर लिया? हाँ माँ जी, मुझे ऑफिस जाना था तो मैंने सोचा कि काम खत्म कर लेती हूँ। वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी कनक की चारों नंदे भी उठ जाती हैं। कनक डाइनिंग टेबल पर सभी लोगों के लिए नाश्ता लगाती है। सभी लोग नाश्ता करते हैं। तब कनक कहती है, ठीक है माँ जी, अब आप लोग नाश्ता कर लीजिएगा, मैं चलती हूँ। अरे भाभी, नाश्ता तो कर लो। नहीं नैना, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, मैंने टिफिन रख लिया है, मैं ऑफिस में ही खा लूंगी। ऐसा कहकर कनक चली जाती है। सभी लोगों के खाना खाने के बाद गीता सारे बर्तन रसोई में रख देती है और तैयार होकर स्कूल चली जाती है। तो वहीं उसकी बड़ी बहनें ऑफिस और कॉलेज चली जाती हैं। शाम को कनक ऑफिस से आती है। वो काफी थकी हुई होती है, लेकिन आते ही अपनी सास से कहती है, माँ जी, पिताजी, मैं ऐसा करती हूँ, सबसे पहले आप लोगों के लिए चाय बना देती हूँ, उसके बाद खाना बना लूंगी। अरे बहू, तो अभी तो ऑफिस से आई है, थोड़ी देर आराम कर ले। लेकिन कनक आराम नहीं करती। वो किचन में जाती है, सबसे पहले चाय बनाती है और अपने सास ससुर को देती है और खुद भी 1 कप चाय पीती है। उसके बाद ठंडे पानी से किचन में रखे सारे बर्तनों को धोते हुए कांप जाती है और फिर खाना बनाने में लग जाती है। तभी उसकी नंदे आती है और अपनी भाभी को काम करते देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी गीता कहती है, अरे भाभी, आपने तो सारा काम अकेले ही कर लिया, मैं भी आपके साथ काम करवाऊंगी। नहीं नहीं गीता, सारा काम हो गया है, बस अब खाना लगाना बाकी है। ठीक है भाभी, अब आप बैठ जाइए, खाना हम लोग लगा लेते हैं। अब गीता और खुशी मिलकर खाना लगा देती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन कनक को ऑफिस से आने के बाद अचानक चक्कर आ जाता है। तब शिवानी कहती है, विशाल बेटा, पिछले कुछ दिनों से कनक की तबीयत ठीक नहीं है, तू ऐसा कर कि इसे डॉक्टर को दिखा ला। ठीक है माँ, मैं अभी कनक को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता हूँ। अब विशाल कनक को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर चेक करके विशाल को बताता है, देखिए, आपके लिए खुशखबरी है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, लेकिन हाँ, साथ ही एक बात और है, आपको अपनी वाइफ की एक्स्ट्रा केयर करनी होगी क्योंकि इनकी प्रेगनेंसी रिस्की है। अगर ये बेड रेस्ट नहीं करेंगे तो फिर उनकी और उनके बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। विशाल कनक को लेकर घर आ जाता है और सभी को सारी बातें बताता है। घर में सभी लोग कनक की प्रेगनेंसी की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। तब शिवानी कहती है, कनक बेटा, आज से तुम्हारा ऑफिस जाना भी बंद और घर का काम करना भी बंद। तुम सारा दिन घर पर आराम करोगी और तुम्हारी चारों नंदे घर का सारा काम करेंगी। अरे माँ, ये भी कोई कहने की बात है। भाभी हमारे घर में एक नन्हा सा चांद लेकर आने वाली है, हम सब भाभी की बहुत सेवा करेंगे। नीता की बात सुनकर विशाल खुश होते हुए कहता है, अरे वैसे मैं तुम सभी को एक बात बताना भूल ही गया। माँ, मेरा ट्रांसफर हो गया है, मुझे 10 महीने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। हो सकता है कि उसके बाद मेरा प्रमोशन भी हो जाए, इसलिए मैं वहां जाना टाल नहीं सकता। अरे अच्छा, तो कब जा रहे हो बेटा तुम? पिताजी, मुझे कल ही निकलना होगा। रात को कनक विशाल से कहती है, विशाल, क्या आप कुछ और दिन नहीं रुक सकते? कनक, मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त मेरा तुम्हारे साथ होना जरूरी है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे जाना ही होगा। पर मुझे विश्वास है कि मेरे पीछे मेरी बहनें तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। भला नंदी भाभियों का ख्याल रखती हैं? अगली सुबह विशाल चला जाता है। विशाल के जाने के बाद गीता कहती है, भाभी आप बेड पर चलिए, मैं आपके लिए दूध गर्म करके ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं गीता, तुम रहने दो, तुम स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, मैं अपना दूध खुद ही गर्म कर लूंगी और तुम लोगों के लिए नाश्ता भी बना दूंगी। नहीं बहू, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम तो बस बेड रेस्ट करो। आखिर तुम्हारी नंदे किस दिन काम आएंगी? शिवानी कनक का हाथ पकड़कर उसे उसके रूम में लाकर लिटा देती है और कंबल उड़ा देती है और कहती है, बेटा तुम आराम करो, मैं रूम हीटर चालू कर देती हूँ ताकि तुम्हें ठंड ना लगे।
ऐसा कहकर शिवानी कमरे का रूम हीटर चालू कर देती है और फिर बाहर चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ गीता अपनी भाभी के लिए दूध गर्म करती है, कुछ ब्रेड निकालती है और उसे कनक के कमरे में लेकर आती है और कहती है, उठिए भाभी, सबसे पहले ये गरम गरम दूध और ब्रेड खा लीजिए। कनक उठकर बैठती है और गीता अपने हाथों से अपनी भाभी को ब्रेड और दूध खिलाती है। उसके बाद गीता कहती है, भाभी आपके बाल काफी उलझ गए हैं, लाइए मैं आपके बाल बना देती हूँ। अब गीता कनक के बाल सुलझाती है, उसके बाल में तेल लगाकर उसकी कंघी करती है और फिर कहती है, अच्छा भाभी, मेरे स्कूल का समय हो रहा है, मैं तैयार होकर स्कूल जा रही हूँ। ऐसा कहकर गीता तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ खुशी और नैना रसोई में जाकर पहले दाल और चावल चढ़ाती हैं। उसके बाद खुशी सब्जी काटने लगती है। तो वहीं नैना आटा गूंथती है। सब्जी काटते हुए खुशी कहती है, नैना, अब हमें सारा काम करके कॉलेज जाना पड़ेगा। हाँ खुशी, हमें घर के काम के साथ साथ भाभी का भी ख्याल रखना होगा। खुशी सब्जी में तड़का देती है। तो वहीं नैना रोटी बनाती है। सारा खाना बनाकर वो लोग डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। खुशी बर्तन धोती है और नैना सफाई करती है। फिर खुशी और नैना दोनों कॉलेज चली जाती हैं। नीता भी ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है और कनक के कमरे में आकर कहती है, कनक भाभी, घर का सारा काम हो चुका है और खाना डाइनिंग टेबल पर लग चुका है। आप लोग खाना खा लीजिएगा और हाँ, घर के किसी काम को हाथ मत लगाइएगा, हम आएंगे तो फिर कर लेंगे। नीता दीदी, इतना सारा काम आप चारों को करने की क्या जरूरत थी? मैं भी आपके काम में मदद कर देती। नहीं नहीं भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस अपना ख्याल रखिए। ऐसा कहकर नीता ऑफिस के लिए निकल जाती है। नीता के जाने के बाद कनक अपने मन में सोचती है, इन लोगों ने आज सारा काम खुद ही कर लिया, मुझसे कोई भी काम नहीं करवाया। पता नहीं ये इन सभी का प्रेम है या फिर ये गुस्से में ये सब कर रही है क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट कह दिया है। कनक ऐसा सोच ही रही थी कि तभी शिवानी कनक के कमरे में आती है और उसे शॉल उड़ाते हुए कहती है, कनक बेटा, चलो चलकर हमारे साथ खाना खा लो, उसके बाद आकर आराम करना। अब कनक शिवानी के साथ डाइनिंग टेबल तक जाती है जहां सारा खाना लगा हुआ होता है। सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाते समय शिवानी कनक से कहती है, कनक बेटा, तुम्हारी नंदों ने तुम्हारे लिए हरी सब्जी बनाई है। इस हालत में हरी सब्जी खाना बहुत फायदेमंद होता है, तुम ये हरी सब्जी खाओ। ऐसा कहकर शिवानी कनक को हरी सब्जी दे देती है। सभी लोग खाना खाते हैं। उसके बाद कनक कहती है, माँ जी, आप लोग आराम कीजिए, मैं रसोई में जाकर बर्तन धोकर रख देती हूँ। अरे बहू, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे चारों नंदे आएंगी ना तो वो सब कुछ संभाल लेंगी, तुम चिंता मत करो, तुम जाकर आराम करो। अब शिवानी कनक को उसके कमरे तक छोड़ देती है। कनक बिस्तर पर आराम करती है। तभी विशाल का फोन आता है और विशाल कहता है, कैसी हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए कि आपका काम कैसा चल रहा है? हाँ हाँ, अच्छा चल रहा है। तुम अपना ध्यान रखना। और हाँ, घर का काम तो नहीं कर रही हो ना? मेरी बहनें तुम्हारा ख्याल तो रख रही है ना? हाँ हाँ विशाल, वो मेरा ध्यान बहुत अच्छी तरह रख रही हैं। विशाल से काफी देर बात करने के बाद कनक फोन रख देती है और सो जाती है। शाम होते ही नीता कनक के कमरे में आती है और उसे जगाते हुए कहती है, कनक भाभी उठिए, मैं आपके लिए चाय ले आई हूँ, ये चाय और टोस्ट खा लीजिए, आपका ज्यादा देर तक भूखे रहना ठीक नहीं है। अब कनक चाय के साथ टोस्ट खा लेती है। तभी नैना वहां आ जाती है और कहती है, नीता दीदी, आप रसोई में जाकर खाना बना लो, तब तक भाभी का ख्याल मैं रख लूंगी। नीता खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। नैना देखती है कि उसकी भाभी के पैरों में सूजन है। तो नैना तेल उठाकर अपनी भाभी के पैरों में मालिश करती है। ये देखकर कनक मन ही मन सोचती है, मेरी नंदे सचमुच बहुत अच्छी हैं, ये कोई नाटक नहीं कर रही, वो सचमुच मुझसे बहुत प्यार करती हैं। गलत कहते हैं लोग कि नंदे अच्छी नहीं होती। यही सोचकर कनक मुस्कुरा रही थी। ऐसी समय बीत रहा था और कनक की चारों नंदे उसका बहुत ख्याल रख रही थी। वो उसे कोई भी काम नहीं करने देती थी। इसी तरह 4 महीने बीत जाते हैं। एक दिन कनक हॉल में बैठी सभी के साथ चाय पी रही थी। तभी शिवानी कहती है, नीता, आज संडे है तो तुम चारों अपनी भाभी को डॉक्टर के पास ले जाकर रूटीन चेकअप करा कर ले आओ। विशाल का भी आज फोन आया था, वो भी रूटीन चेकअप के बारे में पूछ रहा था। हाँ माँ, मैं और नैना भाभी का रूटीन चेकअप करा कर ले आते हैं और खुशी और गीता तुम दोनों घर का सारा काम कर लो। और हाँ, सारे घर के पर्दे भी धो लेना, भाभी के कमरे के भी चादर और पर्दे बदल देना और उनका कमरा और अलमारियां भी साफ कर देना। ऐसा कहकर नीता और नैना कनक को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। तो इधर खुशी और गीता घर के कामों में लग जाती है। सबसे पहले वो घर की साफ सफाई करती है। फिर खुशी घर के सारे कपड़े इकट्ठे करती है। गीता कहती है, गीता, मैं ये कपड़े धोने जा रही हूँ, तब तक तू भाभी के कमरे से पर्दे और चादर भी लेकर आ। खुशी कपड़े धोने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। तो इधर गीता कनक के कमरे में जाती है। उसके कमरे के सारे पर्दे बदल देती है और फिर चादर भी बदलती है। साथ ही अलमारी खोलकर सारी अलमारी भी जमाती है। उसके बाद वो कबर्ड की साफ सफाई करती है और सारे कपड़े लेकर वॉशरूम में पहुंच जाती है
और गीता को देते हुए कहती है, खुशी दीदी तूने सारे कपड़े धो लिए, तो ला मैं इसे छत पर फैला कर आती हूँ। इधर खुशी वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर धो रही थी तो उधर गीता छत पर कपड़े फैला रही थी। दूसरी तरफ नीता कनक को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और उसका रूटीन चेकअप करवाती है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहती है, आपकी भाभी बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें मॉर्निंग वॉक करवाना शुरू कर दीजिए। नीता और नैना कनक को लेकर घर आती हैं तो देखती हैं कि सभी लोग उनका इंतजार कर रहे थे। नीता सभी को सारी बातें बताती है। तब शिवानी कहती है, कनक बहू अब ठंडियां भी खत्म हो गई हैं और तुम्हारी प्रेगनेंसी को 4 महीने भी बीत चुके हैं। अब तुम्हें मॉर्निंग वॉक शुरू करनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। माँ जी, मैं लंबे समय से बेड पर आराम कर रही थी, इसीलिए मेरा बिल्कुल भी मॉर्निंग वॉक करने का मन नहीं करता। भाभी आप क्यों चिंता करती हैं? कल से हम चारों नंदे सुबह जल्दी सोकर उठेंगे और आपको मॉर्निंग वॉक के लिए लेकर चलेंगे। ये सुनकर कनक खुश हो जाती है। अगले दिन से चारों नंदे जल्दी उठती हैं और अपनी भाभी को मॉर्निंग वॉक पर ले जाती हैं, जिससे कनक को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दोपहर में कनक की पीठ में बहुत तेज दर्द होता है। ये देखकर नैना कहती है, लाइए कनक भाभी, मैं आपकी पीठ में मसाज कर देती हूँ। नहीं नहीं नैना, तुम लोग तो पहले ही मेरी बहुत सेवा कर चुके हो और मेरी कमर में तो अक्सर दर्द रहता है, कितनी बार मसाज करोगी? इसीलिए रहने दो। चारों नंदों को अपनी भाभी की चिंता होती है। 2 दिन बाद चारों बहनें मार्केट जाकर एक मसाज चेयर लेकर आती हैं और उसे लाकर कनक के कमरे में रखती हैं और कहती हैं, देखिए भाभी, हम चारों आपके लिए मसाज चेयर लेकर आए हैं। अब जब भी आपकी बॉडी में पेन हो तो आप इस चेयर पर बैठ जाइएगा और ये चेयर आपकी ऑटोमेटिक मसाज कर देगी। लेकिन नैना, ये तो बहुत महंगी होगी, तुम इसे क्यों लाई? अरे भाभी, ये तो कुछ नहीं, हमारा बस चले तो आपके कदमों में सितारे तोड़कर बिछा दे। अपनी नंदी की ऐसी बातें सुनकर कनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब कनक मसाज चेयर पर बैठ जाती है और चेयर उसका मसाज करने लगती है। कनक को बड़ा ही रिलैक्स महसूस होता है। ऐसे समय बीतता है और कनक के 9वां महीना चलने लगता है। सब नंदे मिलकर अपनी भाभी का बहुत ख्याल रख रही थी। एक दिन की बात है, कनक का भाई उसे फोन करके कहता है, कनक, तुम्हारी भाभी का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम लोग जल्दी आ जाओ। कनक अपने परिवार वालों को सारी बातें बताती है। उसके बाद सभी लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पर अमर उन्हें बताता है, कनक, सोनम का बहुत खून बह गया है, उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है कि उसके ऑपरेशन में 1 लाख रुपए लगेंगे और इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं। भगवान ही जाने अब क्या होगा। यह सुनकर कनक किनारे आकर अपनी नंदों से कहती है, मैं अपनी भाभी को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती, कुछ भी करके उन्हें बचाना होगा। मेरी डिलीवरी के लिए जो भी पैसे रखे हम वो अस्पताल में जमा कर देते हैं। लेकिन भाभी, आपकी डिलीवरी भी तो रिस्की है ना, हमें उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। अपनी नंद की बात सुनकर कनक हाथ जोड़कर अपनी नंद से अपनी भाभी को बचाने के लिए विनती करती है। तब नीता कहती है, नहीं भाभी, आप हमारे सामने हाथ मत जोड़िए, कोई बात नहीं, हम ये पैसे जमा कर देते हैं, बाद में आपकी डिलीवरी के लिए कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। अब चारों नंदे मिलकर पैसे जमा कर देती हैं और सोनम का ऑपरेशन हो जाता है। कुछ दिनों में सोनम ठीक हो जाती है। अमर उसे बताता है कि कनक ने किस तरह उसकी जान बचाई। तो सोनम कनक से माफी मांगती है और कहती है, कनक, तुम तो हमेशा से अच्छी थी, मैं ही अच्छी भाभी नहीं बन पाई, हो सके तो मुझे माफ कर देना। कनक सोनम को माफ कर देती है। इस बीच कनक का पति वापस आ जाता है और उससे बताता है, कनक, मैं वापस आ गया हूँ, मेरी पोस्टिंग यही हो गई है, साथ में मेरा प्रमोशन हो गया है और प्रमोशन के साथ ही मुझे एक ऑफिस में टॉप रखने के लिए 3 लाख रुपए का बोनस भी मिला है। ये सुनकर कनक और उसकी चारों नंदे बहुत खुश हो जाती हैं और इस तरह वो लोग खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं।